तो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा बिजनेस का कैसा नेचर होता है और क्या पर्पस है बिजनेस को करने का। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में चलते हैं कि हमारे बिजनेस की हिस्ट्री क्या कहती है। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स किस चीज़ से रिलेट करता है? कॉमर्स आपका बिजनेस का एक एडवांस वर्जन है। जो हमारी हिस्ट्री है वो कॉमर्स से रिलेट करती है। कॉमर्स क्या कहलाता है? कॉमर्स ये कहलाता है कि जो भी हम बिजनेस अपना करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो भी सारी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? जो आप सेल परचेज कर रहे हो आप। तो कॉमर्स में हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की, एक होता है ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड हमारा कहलाता है जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हमारा ट्रेड में आता है। इसीलिए ट्रेड को दो तरह से कन्वर्ट किया गया है। ट्रेड एक तो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज में और एक है नेशनल बाउंड्रीज में। नेशनल बाउंड्रीज में ट्रेड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, इस नाम से हम ट्रेड को जानते हैं। और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में होता है वो हमारा होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है? जब वहाँ पे एक कंट्री मीडिएटर का काम कर रही है, एक कंट्री जैसे ए बी सी तीन कंट्री हैं और बी कंट्री मीडिएटर का काम कर रही है, बी सी को माल बेचती है लेकिन बनवाती ए से है, तो यहाँ पे बी जो है वो किसका काम कर रही है? एंट्री पोर्ट का, एज अ मीडिएटर काम कर रही है। तो ये भी हमारा ट्रेड का पार्ट है, लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज में है इसलिए ये एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। क्लियर है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो हमारी आती हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ये दोनों कंसेप्ट अभी हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सिलरी टू ट्रेड में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इंश्योरेंस है, बिना इंश्योरेंस के हमारा बिजनेस नहीं चलता है, ये हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। बिना ट्रांसपोर्ट के हमारा बिजनेस नहीं चलता, ये भी हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हैं, उनको हम लोग लेते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। आगे है मेजर ब्रेक थ्रू इन द कॉमर्स। अब क्या ऐसा चेंज आया कॉमर्स में? तो वो चेंजेस हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हम पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने बिजनेस की। तो पहला है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे होता था कि पहले बैंकिंग सिस्टम ऐसे होता था, कोई भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके आपस में उधार देते थे लोगों को। जैसे जमींदारी सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को उधार दिया जाता था, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था। तो वो सब चीज़ जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, डेट इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। तो उसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं। क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, जब आप छोटे छोटे ट्रेडर्स को आप उधार दे रहे हो, डेट इज क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, अब फार्मर्स को हम लोग उधार देते हैं, ठीक, तो उनको भी जब हम उधार दे रहे हैं तो वो आ गया आपका क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। और अगला है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आ गया आपका जब हम लंबे समय के लिए उधार दे। लंबे समय का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए जब हम उधार दे रहे हैं। वैसे 3 पार्ट में क्रेडिट को डिवाइड किया जाता है, स्मॉल क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। स्मॉल में मैक्सिमम 1 साल तक के लिए होता है, मीडियम में 1 साल से ज़्यादा 5 साल तक होता है और 5 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आप दोनों चीज़ ले सकते हो। मीडियम इसमें कर नहीं रखा है, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों को आप लॉन्ग टर्म क्रेडिट में ले सकते हो। लेकिन क्या क्या डिफेक्ट्स थे हमारे इंडिजिनियस सिस्टम में, जिसकी वजह से वो सिस्टम प्रॉपर तरीके से हैंडल आउट नहीं हो पा रहे थे, तभी हमारा बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। पहला है ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस। पुराने मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि ठीक है भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, हम उधार दे रहे हैं, कागज़ पे लिखवा के ले रहे हैं, अंगूठा लेते हैं, सेम वही सिस्टम। और कुछ जने ऐसे थे इसमें जो नया सिस्टम फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ जनों से नए सिस्टम फॉलो करने से पूरा जो हमारा सिस्टम है वो चेंज नहीं हो जाता। ये हमारा एक ड्रॉबैक था। सेकेंड है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जैसे आज आप बैंक में जाते हो, आपको दिखाई देता है कि एक बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप जा रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, पैसे विड्रॉ कर रहे हो, एक प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग में दिखाई देती है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लैंडिंग। अब पहले क्या था, जो भी हमारा मनी लैंडिंग का सिस्टम था, उधार देने का जो सिस्टम था, वो भी हमारा अलग था। उसमें क्या था कि भाई किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक, ज़मीन ज़बरदस्ती रखवा ली गई जिससे कि वो हमारा ब्याज देता रहेगा और जब वो ब्याज नहीं दे पाएगा हम उसकी ज़मीन ले लेंगे। तो बहुत सारे उसमें डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। अब उस समय ऐसा कोई हमारे पास
ट्रांसपोर्ट ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेडिंग को एग्जिस्ट कर सकें। वहाँ पे दिक्कत क्या आती थी, कभी पैसे की दिक्कत है, पैसा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना है, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर तरीके से सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। डिफेक्टिव सिस्टम अकाउंट, वहाँ पे अकाउंट भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होते थे, कोई भी अकाउंट्स कहीं पे हम लोग शो नहीं करते थे, कोई अकाउंट्स को चेक नहीं करता था, तो वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से बिजनेस की पोजीशन नहीं पता चल पा रही थी। अगला, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ गए थे क्योंकि आप किसी को कोई अकाउंट तो शो कर नहीं रहे हो। जब आप किसी को अकाउंट शो नहीं कर रहे हो तो क्या है, आप उसमें कुछ भी लिखित में कुछ भी लिख लो, कोई भी जना चेक नहीं कर रहा है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी बताया मैंने आपको, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता था। जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, भाई एक लाला जी बैठे हुए हैं, लाला जी उधार दे रहे हैं और कागज़ पे सिर्फ साइन करा लेते हैं, लिख लूँगा मैं बाद में। अब वो बाद में क्या लिख रहे हैं किसको क्या पता है, ये तो फ्रॉड में आ गया। इंटरेस्ट में क्या आ गया, उन्होंने कह दिया भाई मैं तो 10% ब्याज लूँगा और पहले ही जितना पैसा देना है उसमें पहले 10% ब्याज का काट लिया, उसके बाद आपको पैसा दिया। मान लो 5 लाख रुपए देना है और 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000, तो 5 लाख में से 50,000 डिडक्ट कर लिए, 4.5 लाख रुपए तो पहले ही आपको उधार दिया। ब्याज लगेगा 5 लाख पे, लेकिन आपको कितना पैसा मिला, 4.5 लाख रुपए। तो वो भी क्या है, आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, जब किसी भी अकाउंट्स की जो प्रॉपर आपके पास जो नोट डाउन है यानी अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो रहे, तो आपका डाटा कैसे इकट्ठा होगा जिसके थ्रू आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो कि भाई आगे मैं फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करूं। जब हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स थे इंडिजीनियस सिस्टम में। सेकेंड हमारा जो पॉइंट आता है, जो मेजर ब्रेक थ्रू हमारे कॉमर्स में आया, तो पहला था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। सेकेंड हमारा आता है राइज ऑफ इंटरमीडिएट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही थी बिजनेस सेक्टर में, तो हमारे इंटरमीडिएट बढ़ते जा रहे थे। इंटरमीडिएट में 2 आ गए, फाइनेंशियल और ट्रेडिंग। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में कौन आया, इंश्योरेंस कंपनी आ गई। पहले इंश्योरेंस नहीं होते थे, अब इंश्योरेंस कंपनी आ गई कि आपको हर चीज़ से, इवन हर चीज़ का इंश्योरेंस होने लग गया। आपकी फार्मर्स के लिए फसल का इंश्योरेंस हो गया, जो बिज़नेस खोल रहे थे उनका बिज़नेस का इंश्योरेंस होने लग गया। अगर मान लीजिए कोई गोदाम में आग लग गई तो इंश्योरेंस है, लाइफ का इंश्योरेंस है, हर चीज़ का जितने भी इंश्योरेंस अदर देन लाइफ वो सारे किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। ये इंश्योरेंस वाला चैप्टर भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई जो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट थी, जो आपको फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम जो आ रही थी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस रिस्क को बियर करने के लिए इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस में आए। म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होता है, आप लोग टीवी पे भी ऐड देखते हैं। म्यूचुअल फंड में सचिन तेंदुलकर आते हैं, ऐड देते हैं, वो बताते हैं भाई म्यूचुअल फंड भी रिस्की होता है। जैसे वो एक बच्चा बैट बॉल खेल रहा है, उसके रिस्क है, बॉल लग सकती है, ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी एक्चुअल में होता ही क्या है, म्यूचुअल फंड अगर हम समझना चाहते हैं तो एक शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या काम करती हैं। अब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो एक अपना पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में लगा सकती हैं, लेकिन अब मेरे पास 1,000 रुपये हैं, अब 1,000 रुपये किसी कंपनी में मैं जाके नहीं लगा सकता। ऐसे ही मुझ जैसे लाखों इन्वेस्टर होंगे, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, उन लाखों इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। जब लाखों इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो करोड़ों में हो गया। अब उनके पास एक कंपनी का करोड़ों रुपए आ गया। अब उस पैसे को वो क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का अगर हम मतलब सीखना चाहते हैं तो आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आपको पापा ने आज 100 रुपये दिए और आपसे कहा बेटा आपको कहीं दोस्तों के संग जाना था, आप दोस्तों के संग जा रहे हो, 100 रुपये आपके पास हैं, लेकिन आप उसमें भी क्या करते हो, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हो कि यार अगर मैं एक ही चीज़ खिलाऊंगा तो अगली बार दोस्त मुझसे कहेगा यार हम तो तुझे बहुत खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं वैरायटी, और तू हमें एक ही चीज़ खिला रहा है। तो आप ये प्लानिंग करते हो कि यार हम पैटीज़ खा लेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, हम पेस्ट्री खा लेंगे, तो 2-3 वैरायटी हो जाएंगी जिससे कि दोस्त मुझे आगे नहीं कह पाएगा और 100 रुपये में मैनेज भी हो जाएगा क्योंकि पापा ने 100 रुपये दिए हैं। इन द सेम वे पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तैयार करती है। वो भी ये देखती है कि इस पैसे को एक ही कंपनी में लगाएंगे और मान लो वही कंपनी के शेयर वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो वो ऐसी कंपनी को एनालाइज करती है कि किस सेक्टर में कितना कितना हम पैसा लगाएं जिससे कि लोगों को एक ही कंपनी में लगाएंगे नुकसान होने का डर है, लेकिन अलग अलग कंपनी में लगाएंगे तो एक कंपनी डूब सकती है, 2 डूब सकती हैं, लेकिन सारी इकट्ठी नहीं डूबेंगी, तो सबको नुकसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा और थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इस जगह जो प्लान आउट बनाती हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
उस पोर्टफोलियो को बना के म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा किया है और काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो फंड इकट्ठा हो गया, उसको उस तरीके से इन्वेस्ट कर देती है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, लेकिन रिस्क तो है ही है क्योंकि आपका पैसा कोई और जगह लगा रहा है, लेकिन आपका जो कम अमाउंट का पैसा था अब वो इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया कि वो हर जगह लगने के बाद रिस्क होने के साथ साथ भी आपका फंड जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है। अगला है एनबीएफसी। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही है, जैसे अब एसबीआई की बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक का भी काम करता है, पैसा इन्वेस्ट भी करता है, पैसा आपका जमा भी होता है, पैसा विड्रॉ भी होता है, लॉकर फैसिलिटी भी दे रहा है ना, डेबिट कार्ड भी दे रहा है, क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है। तो ये सारा काम तो एनबीएफसी का नहीं होता कि बैंकिंग का काम है। अब बैंकिंग का काम साथ क्या, वो उधार भी दे रहा है तो वो आपको क्रेडिट पॉलिसी भी वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन एनबीएफसी जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशन, वो कंपनीज होती हैं जो कि बैंक का काम ना करके सिर्फ आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करती हैं, सिर्फ आपको उधार देने का काम करती हैं। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स कौन होती हैं? इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स वो होती हैं जो हमारी कंपनीज में इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा शेयर्स, कि भाई हमने इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लिया, आज शेयर के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, शेयर क्या होता है, शेयर को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको इकट्ठी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो शेयर आपने नाम सुन रखा है, उन शेयर्स को खरीदवाने और बिकवाने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स। अगला है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, उनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में आते हैं। ठीक है, अगला है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब जो ट्रेड कराते हैं, ये तो पैसे को लगवा रहे थे, अब जो ट्रेड कराते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे होते हैं एजेंट या ब्रोकर्स। भाई दलाल वलाल जो होते हैं जिनके थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ाते हो। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्या होता है, आप देखते हो कि भाई कोई भी काम शुरू होता है, जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी का मथुरा में डिस्ट्रीब्यूटर होगा कोई, मथुरा के लिए तो होगा नहीं क्योंकि मथुरा बहुत छोटा सिटी है। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है, बहुत बड़ा है दिल्ली, और दिल्ली को 4 पार्ट में डिवाइड भी कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो दिल्ली में हो सकता है एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूटर हों क्योंकि वहाँ पर बहुत दुकानें हैं। ठीक है, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट की हो सकता है 1000 दुकानें हों दिल्ली के अंदर, तो अब 1000 दुकानें को एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं संभाल सकता, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होती हैं, कहीं कहीं पे सिटी छोटी होती है तो स्टेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। उसके बाद आता है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है, अब जैसे मथुरा है, मथुरा में ब्रिटानिया का होलसेलर एक होगा, ठीक है, लेकिन मथुरा, हाथरस, ये जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर एक हो सकता है। होलसेलर हर एक सिटी का अलग अलग होगा, लेकिन दिल्ली में भी होलसेलर 4 जगह हैं तो चारों के होलसेलर अलग अलग होंगे। हो सकता है उन जगह पे भी दुकानदार बहुत ज़्यादा हो तो एक एरिया का यानी नॉर्थ एरिया का 2 होलसेलर भी हो सकते हैं जब एक मैनेज नहीं कर पा रहा हो। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक कंपनी का एक हो गया। होलसेलर, देखो डिस्ट्रीब्यूटर ये चैनल है कि पहले कंपनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आया, डिस्ट्रीब्यूटर का सारा सामान आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सारा सामान को होलसेलर को दिया, होलसेलर ने अपने पास स्टॉक करके रखा। अब होलसेलर उनको क्या कर रहा है, रिटेलर्स को दे रहा है, जो नॉर्मल दुकानदार जिससे हम सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो बहुत कम कम क्वांटिटी में लेते हैं, वो कम कम क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन होलसेलर उस सामान को स्टोर करके रखता है अपने पास कि उनको जब सामान चाहिए होगा तो वो सामान ईजिली ले सकें। अगला आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब देखो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हमारा बिजनेस चला। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आ गया लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे आप ट्रक व्रक के थ्रू सामान जाता है तो ये किस में आ गया, लैंड ट्रांसपोर्ट में आ गया। एयर के थ्रू, आप प्लेन के थ्रू जा रहे हो, ठीक, प्लेन के थ्रू सामान को भिजवा रहे हो तो वो क्या हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, शिप के थ्रू सामान जा रहा है, सब मैरीन के थ्रू सामान जा रहा है तो वो किस में हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट में आ गया। केबल या पाइपलाइन, आप देखो आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट किसके थ्रू चल रहा है, केबल के थ्रू चल रहा है, ठीक, सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट। एक भी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब है चीज़ों को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना। पाइपलाइन है, अब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज की बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं, तो उन पाइपलाइंस के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कराते हैं। अगला है स्पेस। अब स्पेस पे जाते हैं, हमारी सैटेलाइट स्पेस पे जाती हैं, लोग स्पेस पे जाते हैं, तो जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके थ्रू क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ से स्पेस में जाती हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। लास्ट जो हमारा आज की क्लास का आता है वो आता है मर्चेंट कॉरपोरेशन। अब मर्चेंट कॉरपोरेशन में क्या आता है, मर्चेंट कॉरपोरेशन होती हैं जो हमें फाइनेंस वगैरह में हेल्प करती हैं।
इसमें पहला आया प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है जस्ट लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगला है प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब कैसे प्रमोशन करने हैं, मर्चेंट कॉर्पोरेशन में फाइनेंस का काम नहीं कर रहे हैं, वो सारी आपकी हेल्प कर रहे हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड है। इसलिए प्रमोशन एक्टिविटीज कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज भी ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे शेयर्स की हमने बात की थी कि भाई शेयर्स आपने नाम सुन रखा है, ऐसे जो ब्रोकर जो शेयर्स को खरीदवाते बिकवाते हैं, अब शेयर्स की अपनी एक मार्केट होती है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो सब्जी मंडी में, ऐसे ही शेयर्स की एक मार्केट होती है और शेयर्स को कॉमर्स में क्या बोला जाता है, सिक्योरिटीज। तो उन सिक्योरिटीज की एक अपनी मार्केट होती है, उस मार्केट को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, सब्जी मंडी गए कोई भी किसी भी जगह से सब्जी खरीद लो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आप ऐसे नहीं खरीद सकते, तो आपको एक मिडिलमैन चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हो। आपको खरीदना है तो भी मीडिएटर चाहिए, बेचना है तो भी मीडिएटर चाहिए। उस मीडिएटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकर्स। अगला है एडवाइस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आप कोई प्रोजेक्ट डालना ही सोच रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपको कोई एडवाइस चाहिए, एडवाइजरी आपको कोई मैनेजर चाहिए, तो वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। एंड लास्ट है एडवाइस एंड मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन। अब आपको अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। मॉडर्न मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, एक्सपेंशन मीन्स अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप एडवाइस ले सकते हो, किससे, मर्चेंट कॉर्पोरेशन से। तो ये आज जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, ये टॉपिक था हमारा हिस्ट्री थी, हमारे कॉमर्स की, हमारे बिजनेस की हिस्ट्री थी, कैसे हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके स्टार्टिंग कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, बिजनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।